हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी, या फिर हो सकता है कि आप मज़े में हो कि पेपर तो काफ़ी दिनों बाद होगा। तो कोई बात नहीं है, वैसे पेपर आपका कभी भी हो सकता है। देखिए, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2014 का, और हमने 2018 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने नॉन टेक और टेक दोनों पोर्शन को काफ़ी डिटेल में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। जो कि अगर आप वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के भी देख सकते हो, लिंक ऑलरेडी गिवन है। और अब हम लोग यहाँ पे 2014 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला एपिसोड कर चुके हैं, अपलोड हो चुका है। ये हमारा दूसरा एपिसोड रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बस स्टार्ट करते हैं बिना इंट्रोडक्शन के, ठीक है। कितना इंट्रो आप लोगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। 20 क्वेश्चन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा 21वां क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो क्या है क्वेश्चन। In a series RLC circuit, R is equals to 2 kilo ohm, L is equals to 1 Henry and C is equals to 1/400 microfarad. The resonant frequency will be, यहाँ पे हमसे resonant frequency पूछा है जो कि हर्ट्स में है, तो इसका मतलब हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है F, जो कि हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है। अगर ओमेगा होता तो यहाँ पे 2 पाई ना होता, और ये सीरीज और पैरेलल दोनों के लिए होता है। अब इसमें हम केवल वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1/400 इनटू माइक्रो है तो 10⁻⁻6 कर देते हैं। अब इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे 10/पाई हमारा किलो हर्ट्स, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, वैसे भी ये बचपन वाला क्वेश्चन है जो हम लोग केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते थे 12th क्लास में। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकन है, इसलिए मैंने पहले ही इसको सॉल्व करके रखा है। देखिए, ये आपका बॉडी सेंटर्ड बीसीसी यूनिट सेल है, और इसमें हमको क्या बताना है कि पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का हमारा फार्मूला होता है। इसमें हमको अगर आर पता चल जाए और ए पता चल जाए तो हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आर कैसे पता चलेगा, आर जो हमारा है वो यहाँ पे जो कार्नर्स पे एटम होते हैं उनका क्या है, रेडियस है, और ए जो हमारा है वो क्या है, ये जो एजेस की लेंथ है वो है, ठीक है। ये आप किसी में भी ले सकते हो, मीटर या सेंटीमीटर, जिसमें भी किसी एक यूनिट में आप ले लो। तो देखिए कैसे निकाले हम लोग आर और ए में रिलेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे एक हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, वैसे भी डायगोनल ड्रॉ करना ही पड़ता है क्योंकि इसके बॉडी के बीच में भी एक होता है एटम, और इसके कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं इसको डायगोनल को अलग से यहाँ पे ड्रा करूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो ये हो गया, और इसके कॉर्नर पे ऐसे ऐसे हो गए, ठीक है। तो ये आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस है, और यहाँ पे ये तो क्या हो गया आपका, एक तरह से 2R हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया आपका आर और आर, ठीक है। तो 2R हो जाएगा टोटल। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग पूरा करें तो ये 4R हो जाएगा, आर और आर 2R मिलकर के 4R। और ये 4R जो होता है, अगर हम इस क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो इसका जो डायगोनल होता है वो √3a होता है, अगर a इसका क्या है, लेंथ है। तो अब हम इसके a में और r में रिलेशन पता कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पे है। आप या तो a को ऐसे लिख सकते हो या तो r को ऐसे लिख सकते हो। अब हमको देखना है ये z इफेक्टिव क्या होता है। z इफेक्टिव है यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव एटम्स जो कि पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो कार्नर्स पे होते हैं, अगर हम देखें तो 8 कार्नर्स पे होते हैं टोटल ये एटम, ठीक है, 8 कार्नर्स पे। तो हर एक जो कार्नर पे एटम होते हैं, अगर उनको हम कंपेरिजन करें तो हर एक एटम 1/8 पोर्सन ऑफ क्या करता है, अपना पार्टिसिपेट करता है। चूँकि इसमें 8 एटम है तो 1/8 करेगा, और 8 एटम है तो 8 × 8 कितना हो जाएगा, 1। और एक बॉडी में होता है, ठीक है, इसके सेंटर में बॉडी के, तो वो कितना करता है, वो पूरा का पूरा पार्टिसिपेट करता है, इसलिए 1 × 1 कर देते हैं। तो इससे आप सॉल्व करके देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो z इफेक्टिव की वैल्यू मिल गई आपको, आर की वैल्यू मिल गई। इसको आप जैसे ही इसमें पुट करते हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन जाएगा, और ये कट जाएगा, और यहाँ पे 68% आ जाएगा। लेकिन आपसे जो आंसर पूछा है वो परसेंटेज में नहीं पूछा है, सिंपली इसको सॉल्व करने पे जितना आएगा वही पूछा है। तो इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, सॉल्व करके यदि आप देखोगे तो √3/8 पाई आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हैं, मैंने आपको बस एक ओवरव्यू दिया है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एलिमेंट्स कैन रीच अ स्टेबल एटॉमिक स्ट्रक्चर बाई। तो अगर एलिमेंट्स को अपने स्टेबल पोजीशन पे पहुंचना है तो क्या करना होगा। या तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो उसको क्या कर देगा, लूज़ कर देगा, या फिर उसको यदि नीड होगी तो वो क्या करेगा, गेन कर लेगा, या फिर अपने पड़ोसी से हो सकता है वो शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाए। तो इन तीनों ऑप्शंस में से कुछ भी कर सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, लूजिंग आर गेनिंग आर शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख सकते हो कितने बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और काफ़ी ईजी है। 124th क्वेश्चन, कुछ है जो कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा सा आपको बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 124th क्वेश्चन है फर्मी लेवल इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्मी लेवल जो होता है वो कहाँ पे लाई करता है सेमीकंडक्टर का। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, देखिए फर्मी लेवल
इंट्रिंसिक में, पी टाइप में और एन टाइप में, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर। जब उसमें हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं तो वो एक्सट्रिंजिक बन जाता है, और एक्सट्रिंजिक क्या होते हैं, पी टाइप के या तो एन टाइप के होते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर को जो फर्मी लेवल होता है वो नियर द फॉरबिडन गैप लाई करता है, जबकि जो पी टाइप होता है उसका जो फर्मी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड के इस यहाँ पे टॉप पे लाई करता है, और एन टाइप की बात करें तो कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो लाई करता है, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्मी लेवल जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो एबव द बैलेंस बैंड लाई करता है, इसका मतलब द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विड्थ ऑफ द एनर्जी बैंड्स डिपेंड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो एनर्जी बैंड्स विड्थ होती है, विड्थ वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारा एटॉमिक मास के, ठीक है। तो एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इन्वर्सली डिपेंड करती है, ये आपको बस पता होना चाहिए। और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इज डॉप्ड इनटू एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए मैंने बताया था आपको अभी जस्ट कि इंट्रिंसिक जो होता है वो क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर होता है। इसमें यदि हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करें तो ये एक्सट्रिंजिक बन जाता है, ठीक है, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। और वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता करते हैं कि एक उसमें से पी टाइप का बनता है और एक एन टाइप का बनता है। तो ये पूछा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर अगर हमको बनाना है तो हम कौन सी इम्प्योरिटीज़ को ऐड करें। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन हो या फिर जर्मेनियम, ये टेट्रावैलेंट होते हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है, 4। और यदि अब हम इसमें इम्प्योरिटीज़ ऐड करें ट्राईवैलेंट वाले, तो 3 उनके आउटर सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन, और तीनों के तीनों क्या करेंगे, इन सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे एक यहाँ पे बच जाता है तो वो एक होल क्रिएट कर देता है, ठीक है। होल क्रिएट करने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव नेचर का है और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है, ठीक है। और वहीं यदि हम बात करें, अगर हम इसमें एक पेंटावैलेंट जो कि 5th ग्रुप के होते हैं उनको इम्प्योरिटीज़, उन इम्प्योरिटीज़ को ऐड करें तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है जो कि करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है जो कि नेगेटिव टाइप का होता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पी टाइप के जो होते हैं वो ट्राईवैलेंट जो एटम होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आते हैं। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पी टाइप के लिए गैलियम, ठीक है, गैलियम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स इन जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे जर्मेनियम्स की मोबिलिटी के बारे में पूछ रहा है। तो मोबिलिटी देखिए क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड मीन्स VD/E। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो दिया गया है और होल्स की मोबिलिटी दिया गया है। तो जर्मेनियम की देखिए मोबिलिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है इन कंपेरिजन टू सिलिकॉन। और कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड होता है, जबकि होल की मोबिलिटी कितनी होती है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मेनियम के केस में 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक है। चलते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्किन डेप्थ इन कॉपर एट 100 मेगाहर्ट्ज इफ सिग्मा इज इक्वल्स टू दिस। तो स्किन डेप्थ हमसे पूछा है, स्किन डेप्थ क्या होता है, देखिए हम इसको पूरा क्या कर सकते हैं, डेराइव भी कर सकते हैं, बट पूरा टाइम है नहीं, आप लोग को पसंद नहीं आता है पूरा चीज़ देखना, आप वीडियो को स्किप कर दोगे, ठीक है। तो ये पाई एफ म्यू इंटू सिग्मा होता है, ठीक है, इंटू सिग्मा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 होता है इंटू, और यहाँ पे हमको एफ़ की वैल्यू कितना गिवन है 100 माइक्रो, दैट मीन्स 100 मेगाहर्ट्ज़ है, तो 10⁻6 हो जाएगा, इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.8 इंटू 10⁻+7 और इंटू यहाँ पे म्यू जो है वो क्या होता है म्यू नॉट और इंटू म्यू आर होता है, ठीक है। जहाँ पे म्यू नॉट 1 होता है और म्यू आर जो होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि जो आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 6.60 माइक्रोमीटर, जो कि किसी ऑप्शन में गिवन है नहीं। इसका मतलब है कि ये एक इनकरेक्ट हो सकता है, ठीक है, किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है और ना ही इसका यूनिट सही से लिखा गया है। तो इसका 6.60 माइक्रोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द लाइट आउटपुट ऑफ LED वेरीज एज करंट के पावर n, द वैल्यू ऑफ n इज़ अबाउट। तो यहाँ पे देखिए जो लाइट आउटपुट होता है, ठीक है, वो करंट से कैसे बिलोंग करता है। तो देखिए इनपुट जो होता है इसका LED का, वो जो इनपुट पावर होता है, ठीक है, इनपुट अगर हम पावर की बात करें तो वो कितना होता है V/I, और ये प्रोपोर्शनल होता है जो लाइट की आउटपुट होती है, ठीक है, लाइट की जो आउटपुट होती है उसके
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब हो गया कि ये जो आई है वो भी प्रोपोर्शनल होगा इसके आउटपुट के स्क्वायर के, ठीक है, आउटपुट के स्क्वायर के। लेकिन अब यदि हम इस आउटपुट को केवल देखें इसके लिए, तो आउटपुट कैसा हो जाएगा, ये 2 अगर इधर आया तो आई के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो जो लाइट की आउटपुट है वो कैसे इसके प्रोपोर्शनल में है, अगर हम बात करें तो 1/2 इसका पावर हो जाएगा आई का। तो यही हमको पूछा है करंट के पावर एन हमारा 1/2 है, इसका मतलब ये 0.5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईली डोप्ड PNN रीजन। तो किसके पास होता है, सिंपली टनल डायोड के पास होता है, ठीक है। टनल डायोड के पास क्या होता है, हाईली डोप्ड PNN रीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जर्मेनियम मेटल इज़ अबाउट। तो रेजिस्टिविटी कितनी होती है इसकी, रेजिस्टिविटी यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, वैसे होता है 0.47 ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर होता है। वहीं अगर इसका उल्टा कर दे तो इससे कंडक्टिविटी आ जाती है, वो कितना होता है हमारा 2.1235 ओम इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ पे 0.47 किसी में गिवन नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हो सकता है 1 ओम मीटर रहा हो आंसर, क्योंकि ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, यही इसके करीब है 1 ओम मीटर। तो ये आपको याद रखना है, 0.47 ओम मीटर होता है रेजिस्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इन अ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमको बताना है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, जो कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है। तो इसका हो जाता है सिंपली जो प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज होता है अपॉन सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज, ठीक है। तो V1/V2 ये हमारा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो जाता है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस इज, तो हिस्टेरेसिस जो लॉस होता है वो क्या होता है, अगर हमारा हम बात करें तो वो सिंपली होता है हमारा ईटा इंटू BM के पावर 1.6 F इंटू V, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये हमारा फार्मूला होता है, इसमें ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हिस्टेरेसिस लॉस की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ M इज़ इक्वल टू। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M किसके इक्वल होता है, तो M जो होता है हमारा सिंपली वो होता है आपका ससेप्टेबिलिटी इंटू H, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H। तो यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, जो ससेप्टेबिलिटी होता है वो रिलेटिव परमेबिलिटी -1 होता है। अब आप इसको इसमें यदि पुट करोगे तो सेकंड ऑप्शन आप देखोगे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, μr -1 इंटू H। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन एन अब्रप्ट PN जंक्शन द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑन द P साइड एंड N साइड Na is equals to this and Nd is equals to this respectively. If the PN junction is reverse biased and total depletion width is 3 micrometer, the depletion width on P side will be। तो देखिए डिप्लीशन विड्थ हमसे पूछा है, और डिप्लीशन विड्थ अगर हम बात करें P साइड पे और N साइड पे, तो ये दे दिया हमको टोटल डिप्लीशन विड्थ 3 माइक्रोमीटर। यदि हमको इसमें से डिप्लीशन विड्थ ऑफ P साइड पूछा है तो N साइड का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं इजीली। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए बस कि जो डिप्लीशन विड्थ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन के। तो अगर हम P साइड की बात करें तो P साइड का डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है हमारा Na, तो Na के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऐसे ही जो N साइड का डिप्लीशन विड्थ हो जाएगा वो Nd, जो हमारा N साइड का कंसंट्रेशन है डोपिंग कंसंट्रेशन, उसके क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इससे आप देखोगे कि क्या रिलेशन बनता है, जो WP होता है अपान जो WN होता है वो इक्वल हो जाएगा, इन्वर्सली है, इसलिए ND ऊपर चला जाएगा, Na नीचे आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, बस केवल आपको ये पता होना चाहिए था और फार्मूले में पुट कर देना है। Nd आप देख सकते हो यहाँ पे 10 टू दी पावर कितना है, 17 है यहाँ पे, ठीक है। Nd कितना है हमारे पास 10 टू दी पावर 18 है, 10 टू दी पावर 18 है। और Na कितना है हमारे पास 10 टू दी पावर 17, 10 टू दी पावर 17 से सब कट जाएगा, केवल 1 10 बचेगा हमारे पास, ठीक है। इससे हम देख सकते हैं कि जो Nd/Na हो गया ये 10 आ गया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जो WP है इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, 10 इंटू WN, ठीक है। अब हमको यही चाहिए WP, ठीक है। तो WP हमारा कितना है 10 WN। अगर हम यहाँ पे WN की वैल्यू रख दें WP/10 तो आ जाएगा आंसर हमारा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे WP प्लस यहाँ पे WN की जगह पे हम लिखते हैं WP/10 इज इक्वल्स टू 3 माइक्रोमीटर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 10 WP प्लस WP मतलब 11 WP हो जाएगा, और ये 10 इधर चला जाएगा तो 30 हो जाएगा माइक्रोमीटर। और यहाँ से WP की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 30/11। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 0.27 माइक्रोमीटर। तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका
करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम देन व्हाट इज़ हैपनिंग। देखिए यहाँ पे एंटीमनी मैंने आपको बताया था कि ये कौन सा हमारा इम्प्योरिटी है, तो ये पेंटावैलेंट है, ठीक है, जिसमें हमारा फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ यही सब आते थे। तो यहाँ पे एंटीमनी है, तो ये हमारा कौन सा है, पेंटावैलेंट का है। तो पेंटावैलेंट ऐड करने से कौन सा मटेरियल बनता है, हमारा एन टाइप का बनता है। और एन टाइप में मैंने आपको बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पे देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन सेमीकंडक्टर, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पी टाइप नहीं बनेगा, एन टाइप बनेगा और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और एंटीमनी बिकम एन एक्सेप्टर एटम, ये भी गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, द सर्किट इन द फिगर शोज अ जेनर रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, द जेनर डायोड वोल्टेज इज 15 वोल्ट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ RL डाउन टू विच आउटपुट वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट इज। तो ये भी हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल है बट काफ़ी इजी है। यहाँ पे हमसे पूछा है सिंपली कि ये जो ZL है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी, जैसे ZL मीन पूछा है, ठीक है, मिनिमम। तो ZL मिनिमम अगर आपको निकालना है मीन्स RL मिनिमम, तो R इज इक्वल्स टू क्या होता है, V/I। तो I हमारा क्या होना चाहिए, अगर ये मिनिमम कब होगा, जब हमारा I मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये जितना ही अधिक होगा उतना ही तो RL हमारा कम होगा। तो I मैक्स होना चाहिए इसमें, मतलब जो करंट आना चाहिए वो मैक्सिमम आना चाहिए। ठीक है, तो कितना इसमें करंट आएगा वो कैसे पता करें हम लोग, यहाँ पे देखिए हमको ये करंट पता कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज हमको पता है, इसका पोलरिटी ऐसे होता है, ये 15 वोल्ट है। तो यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 24, अगर KVL अप्लाई कर दे तो 24 माइनस ये 15 वोल्ट अपॉन 27, जैसे हम इसको कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 9/27, दैट इज़ 1/3। ठीक है, ये करंट हमको पता चल गया 1/3। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम करंट कब जाएगा, जब इधर कोई भी करंट ना जाए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो जेनर डायोड का IZ है, ठीक है, वो एकदम मिनिमम हो, मतलब जीरो हो, तभी तो इधर मैक्सिमम करंट जाएगा। तो इसको जीरो कर देते हैं, तो ये जो 1/3 एम्पियर की करंट है वो पूरा का पूरा इधर ही जाएगी। ठीक है, इधर। तो यहाँ पे हमको करंट पता चल गया I मैक्स कितना है, और हमको ये वोल्टेज पता है, क्योंकि ये वोल्टेज अगर 15 है तो ये वोल्ट भी पैरेलल में है, इतना ही होगा 15। तो वोल्टेज हमको पता है, I मैक्स हमको पता है, तो अब हम नहीं निकाल सकते हैं RL कितना होगा। तो RL मीन कितना हो जाएगा, V हमारा 15 है, और I जो L मैक्स है वो कितना है हमारा 1/3 है, इससे हमारा ये हो जाएगा 45। तो 45 ओम क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, एज कम्पेयर टू एन ऑर्डिनरी सेमीकंडक्टर डायोड अ शॉटकी डायोड हैज़। तो शॉटकी डायोड जो होता है क्या होता है उसका, तो यहाँ पे हायर रिवर्स सैचुरेशन करंट एंड हायर कट इन वोल्टेज, नहीं, लोअर कट इन वोल्टेज होता है। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी जो होते हैं उनका अगर 0.7 है तो इसका 0.3 या 0.5 ही होता है, कम होता है शॉटकी डायोड का, और हाई रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है। मतलब यदि मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखाऊँ तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये हमारा शॉटकी का है, ये वाला शॉटकी का है। ठीक है, तो अब देख सकते हो कट इन वोल्टेज इसका क्या है, काफ़ी कम है, और सैचुरेशन रिवर्स सैचुरेशन करंट देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी अधिक है, जबकि यहाँ पे इसका रिवर्स सैचुरेशन करंट जो ऑर्डिनरी का होता है वो कम होता है, और कट इन वोल्टेज इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आई होप क्या क्वेश्चन है हमारा, इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0, वर्क फंक्शन UW एंड प्लॉन्क कांस्टेंट H आर रिलीज एज। तो यहाँ पे जो वर्क फंक्शन होता है ना हमारा, वर्क फंक्शन वो सिंपली कितना होता है F0/H। ठीक है, तो यहाँ से F0 क्या हो जाएगा W/H हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो होता है, 3 टर्मिनल रेगुलेटर बिलोंग्स टू। तो जो 3 टर्मिनल रेगुलेटर होता है वो पूछ रहा है किससे बिलोंग करता है, तो ये सिंपली एक IC रेगुलेटर से बिलोंग करता है। ठीक है, IC रेगुलेटर की तरह इसमें 3 टर्मिनल टोटल होते हैं। ठीक है, ऐसे करके, और इसका कुछ होता है 82 ऐसे 7 5 करके, ऐसे टोटल 3 टर्मिनल होते हैं IC रेगुलेटर्स के। ठीक है, तो किससे बिलोंग करता है, ये IC रेगुलेटर्स से बिलोंग करता है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको वीडियोस ना पसंद आया तो आप भले ही डिसलाइक करके चले जाओ, लेकिन कुछ तो किया करो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।